फिनिश ही कर लेंगे। एंड डायनेमिक्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग चलेंगे प्रोजेक्ट करने के लिए, दैट इज द दत्ता प्रोजेक्ट। और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में वार्निंग्स एरर रहेगा तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डायनेमिक्स को आज फिनिश करने के लिए। सो हम लोग लगभग काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट कर लिए हैं। अब हम लोग को सेफ में भी एंट्री करने का समय आ गया है। तो आज आप लोग दत्ता प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे। ठीक है, दत्ता प्रोजेक्ट को करते समय इसको G+5 कर देना और G+8 कर देना। 8 करने पे क्या होगा कि उसमें विंड एनालिसिस और सिस्मिक दोनों लगा सकते हैं। तो G+8 करके आज दत्ता प्रोजेक्ट को हम लोग फाइनल कर लेंगे। और साथ ही साथ लेक्चर तो अभी सही चल रहा है तो लेक्चर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर लेक्चर 32 तक आप वॉच कर चुके हो तो परफेक्ट है, नहीं वॉच कर चुके हो तो कर लेना। ठीक है, बस 32 तक ही करना है। देखिए किसी ने प्रोजेक्ट भी किया है क्या? उसे प्रोजेक्ट तो ज़्यादा लोग प्रोजेक्ट मतलब एक्सेल सीट तो किसी ने भेजा नहीं था, मुझे नहीं दिखा। नहीं, ठीक है। 32 तक का लेक्चर मैंने दिया हुआ है, 8 एप्स का कल दिया था, काफ़ी कम लोग थे पर उसमें से प्रजापति थे, इनको पता है। तो 32 तक का लेक्चर्स प्लस ये दत्ता प्रोजेक्ट ये हम लोग करेंगे। और ये भी हम लोगों ने लगभग ये तो फिनिश कर लिया था सारा। मेन पार्ट बचा हुआ था, मेन पार्ट बहुत काम का था, वो जो जो नहीं आएगा उसका मिस हो जाएगा। ये सब भी कर दिया था हमने, मोड से भी कर लिया था, स्टिफनेस भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, इधर का सारा ही हो गया था, ये भी हो गया था, मास भी हो गया था, ये यहाँ से बचा हुआ था। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन से तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग स्पीड में हेल्प करेंगे जिससे कि हम लोग इसको फिनिश कर लें, ऐसा ना हो जाए कि ये रह जाए। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द, हम लोगों ने CSSD रूल पढ़ा था, सबको पता ही है। तो सी में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रिटिकल गुड सेस्मिक परफॉर्मेंस ऑफ द बिल्डिंग्स, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अफेक्टिंग सेस्मिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बिल्डिंग आर, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ज्योमेट्री। आपके बिल्डिंग्स सेफ रहेगा उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, अगर आपका बिल्डिंग जो है वो क्या बोलते हैं सेफ उसका अच्छा है, ज्योमेट्री उसकी अच्छी है, तो देर आर अ बिग चांस, जैसे कि आपके ऊपर कोई हमला हो और अगर आप बॉडी से परफेक्ट हो, ठीक है, आप युद्ध कर सकें, तो देर आर वेरी बिग चांसेस कि आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। स्ट्रक्चर सिस्टम एंड लोड पाथ, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ज्योमेट्री के बारे में फर्स्ट डिस्कस करेंगे, देन स्ट्रक्चर सिस्टम एंड पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें कि किस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लान ज्योमेट्री ऑफ द बिल्डिंग्स ऑन इट्स सेस्मिक परफॉर्मेंस इज द बेस्ट अंडरस्टूड फ्रॉम द बेसिक ज्योमेट्री ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव टाइप लेंसेज। ठीक है, कॉन्वेक्स ज्योमेट्री क्या है? Buildings with the convex plan shape have a direct load path for transferring seismic inertia forces to its base। ठीक है, और कॉनकेव में थोड़ा सा बिल्डिंग को अवॉइड करना चाहिए इस शेप में बिल्डिंग, क्योंकि उसमें इनर्शिया सही से ट्रांसफर नहीं हो पाती है। कॉन्वेक्स में हो जाती है क्योंकि कॉन्वेक्स में काफी देखो बीच में स्पेस है। बिल्डिंग्स और कॉनकेव प्लान शेप नेसेसिटी indirect load path that result in the stress concentration at the point where load path bend। तो यहाँ पर इनर्शिया का प्रॉब्लम होता है, इसलिए फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग आप लोगों ने देखा होगा सभी के सभी प्लेन ज्योमेट्री में होते हैं, मतलब सिंपल बनाए जाते हैं उनको। ये देखिए आप यहाँ पर जो भी ये सर्किल है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप इनर्शिया आराम से ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर इनर्शिया को ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम जा रहा है क्योंकि ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव में इनर्शिया का ट्रांसफर होना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कॉन्वेक्स में बहुत आराम से इनर्शिया ट्रांसफर हो जाता है। कभी भी जब बिल्डिंग को बनाइए तो पहला प्रेफरेंस रखना चाहिए बिल्डिंग को बनाने के लिए, हाई राइज बिल्डिंग को बनाने के लिए पहला प्रेफरेंस होना चाहिए सिंपल शेप हो। क्या हो? सिंपल शेप हो। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर 3-5 ना हो। ठीक है, जितने भी आपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखे होंगे याद करिए, सारे बिल्डिंग्स आपको ज़्यादातर सिंपल दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? सिंपल दिखेंगे। सिंपल बिल्डिंग्स को बनाना आसान होता है। उसके अलावा अगर किसी ने बोला नहीं नहीं मुझे तो थोड़ा डिज़ाइन चाहिए, तो आप बोलो हेक्सागोन में बना दो क्या? ठीक है, अभी रिसेंटली एक लड़की ने बड़ा अच्छा हेक्सागोन शेप में स्कूल बनाया था, बड़ा अच्छा मुझे लगा। तो मतलब हेक्सागोन बना दो, दैट विल बी ओके। बट कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है? उनको एल टाइप बिल्डिंग चाहिए, टी टाइप बिल्डिंग चाहिए, यू टाइप, वी टाइप, एक्स टाइप, वाई टाइप,
इस तरह की बिल्डिंग्स भी चाहिए। तो क्या इस तरह की बिल्डिंग नहीं बना सकते सर? बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरह की बिल्डिंग बनाने में। बस इस तरह की बिल्डिंग्स को बनाने में सेफ्टी को ज़्यादा चेक करना पड़ता है। कैसे? चलिए वही डिस्कस करते हैं सेफ्टी के बारे में। जैसे एल टाइप बिल्डिंग है या फिर वाई टाइप बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसमें आपको मोड्स देखने चाहिए, किस मोड पे क्या परफॉर्मेंस है। जैसे कि फर्स्ट मोड में क्या होता है, वाई ट्रांसलेशन देखते हैं, दूसरे में एक्स देखते हैं, तीसरे में टॉर्जन चेक करते हैं, चौथे में ओपनिंग एंड क्लोजिंग चेक करते हैं, पांचवें में मिक्स चेक करते हैं, छठवें में मिक्स चेक करते हैं। ये क्या है? मोड्स है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। अब इन मोड्स को का रिजल्ट, मतलब कि क्या क्या रिजल्ट आया है, कैसे हम लोग चेक करेंगे, कैसे देखेंगे। ये देखिए, अगर मान लीजिए आपका एल टाइप बिल्डिंग है, क्या है? एल टाइप बिल्डिंग है, तो कहीं इसमें डॉक्टेल इफेक्ट तो नहीं आया, ठीक है, कहीं इसका मोड फेल तो नहीं करेगा। कैसे चेक करेंगे? देखिए, ये है मोड 1, ये है मोड 2, ये है मोड 3, ये मोड 4, मोड 5, मोड 6। डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये मोड्स है, ठीक है, जिसमें वाई ट्रांसलेशन, एक्स ट्रांसलेशन, टॉर्जन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मिक्स, ये सब हम लोग एक एक करके चेक कर रहे हैं। दूसरा है टी टाइप बिल्डिंग। टी टाइप बिल्डिंग क्या है? टी टाइप बिल्डिंग मतलब इसमें हम लोग मोड 1, मोड 2, मोड 3 इस तरीके से अपना चेक कर रहे हैं। अलग अलग मोड में अलग अलग चीज चेक कर रहे हैं। इनकी हमको देखना पड़ता है कि इस 6 मोड में ये सेफ है कि नहीं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ डॉग टेल लैगिंग मोड 5 पे। जब कभी भी एक पोर्शन बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगा तो डॉक्टेल इफेक्ट्स आने का चांस रहता है, वो फेल होने लगता है, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ता है हमें, कहीं वो फेल तो नहीं कर रहा है। यू टाइप बिल्डिंग है, तो यू टाइप बिल्डिंग में मोड 1, मोड 2, मोड 3, ये सब अलग अलग 6 मोड्स हैं, तो उनके यहाँ पर रिजल्ट दिख रहे हैं। सेम वी टाइप बिल्डिंग है, तो वी टाइप बिल्डिंग के लिए भी सेम रहता है, ठीक है, अलग अलग इफेक्ट्स देखना पड़ता है। प्लस वाली बिल्डिंग जो होती है, इसको भी ऐसे इफेक्ट देखने पड़ते हैं। कभी कभी इसमें टॉर्जन में ज़्यादा फेलियर होने के चांस रहते हैं। अगर ये प्लस में ये ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है तो यहाँ पर टॉर्जन इफेक्ट्स आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही सेम वाई टाइप बिल्डिंग रहता है। वाई टाइप बिल्डिंग में डॉक्टेल इफेक्ट आने का चांस रहता है, क्योंकि ये बाहर निकला रहता है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप बोलोगे से ये डॉक्टेल डॉक्टेल आपने 2-3 बार बोला, समझ होते एक भी बार नहीं है मुझे क्या होता है डॉक्टेल। सो व्हाट इज डॉक्टेल वैगिंग मोड्स? Buildings with complex shape, particularly with the projection of the re-entered corner, exhibit special mode of oscillations in addition to translatory pure and diagonal or torsion mode, ठीक है। These include an openings and closing mode and unique local high frequencies oscillatory mode like that of the wagging of the dogtail. Dogtail wagging mode of the oscillations is interesting because in this mode only the cylinder of the long projection, जो बाहर निकला रहता है portion, oscillating to, and the remaining part of the buildings almost remain still, just like the dog body, just like the dog's body remains still when its tail wags. The effect of this special mode of oscillation is to induce a high stress concentration at the re-entered corner that may cause the significant structural damage. अब दिखाता हूँ क्या होता है, ये देखिए, ये बाहर निकला हुआ है, स्विंगिंग दिस प्रोजेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेंट। तो कभी भी कोई पोर्शन बहुत ज्यादा बाहर निकला रहे, ये बिल्डिंग है पूरा, तो यहाँ पर डॉक्टेल इफेक्ट आने का इफेक्ट रहता है। ओनली द प्रोजेक्शन ऑफ द oscillatory सिग्निफिकेंट व्हाइल द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग रिमेन ऑलमोस्ट स्टिल। बाकी सब सेम है, ये इफेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर फेल होने का चांस ज्यादा रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि बिल्डिंग्स टी टाइप में है तो बैलेंस में टी रखो, बहुत ज्यादा टी आपका बाहर ना निकले। सेम वाई टाइप में है तो वहां पर भी वाई में बाहर जितना कम हो सके उतना कम रखो। अगर ऐसा नहीं किए तो एक और प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो तो हो गया डॉक्टेल। इसके अलावा स्ट्रेस होता है, डेवलप होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रेस, ये स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। क्या है ये स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। ये ना डेवलप हो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या बोलते हैं, इसमें जो लोड लगाया जाए सही से लगाए। तो डॉक्टेल वैगिंग मोड ऑफ ऑसिलेशंस, और ये है ओपनिंग क्लोजिंग मोड ऑफ ऑसिलेशंस। जैसे कि अगर ये बहुत लंबा कर दिया तो भी प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इधर से टॉर्जन डेवलप हुआ, इधर से टॉर्जन डेवलप हुआ, तो यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से ऐसे जो आप देखेंगे, अगर ऐसा शेप की बिल्डिंग बनाएंगे तो यहाँ कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा फेल होने के चांसेस आपको दिखेंगे। इस तरीके की कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बीच में डिस्ट्रेस स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एवॉइड लॉन्ग प्रोजेक्शन, हर एक स्ट्रक्चर इंजीनियर कहता है कि भैया प्रोजेक्शन जितना कम हो सके उतना कम रखो। प्रोजेक्शन इफ रिक्वायर्ड मस्ट बी शॉर्ट, क्या करो, छोटा रखो।
Although they still offers stresses concentration at their re-enter corner, consider buildings with U-plan shape but with different length of the projection. The first three mode of oscillations in all three buildings are same. Two lateral translation and torsion with similar natural period between. कोशिश करना चाहिए कि इसके बीच में ही टॉर्जन आपका रहे कितना 0.92 सेकेंड से 0.89 सेकेंड. However, the period of the oscillations of the fourth mode of the opening and closing जहां पर चेक करते हैं कितना खुला हुआ है स्ट्रक्चर, आर द सिग्निफिकेंट डिफरेंट कितना हो सकता है अप्रॉक्स इतना, डिपेंड करता है बिल्डिंग्स कितना बड़ा है. ठीक है, अब देखो प्रोजेक्शन जब 48 मीटर का था तो वहां पर टाइम पीरियड ज्यादा था 0.77 सेकेंड था. 32 मीटर का था तो 0. पीछे की तरफ आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में 0.63 सेकेंड. और जब 16 मीटर का प्रोजेक्शन निकाला तो 0.42. क्या समझ आ रहा है, जितना कम प्रोजेक्शन उतना ज्यादा सेफ बिल्डिंग्स. द सिग्निफाइज दैट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मोड ऑफ ऑसिलेशंस in the overall response of the buildings with 16 meter projecting arms is least and will ensure better seismic behavior of the buildings than the buildings with 32 meter and 42 meter projecting arms. ये देखिए एग्जांपल आपके सामने है. 42 आवर्स 42 मीटर 48 मीटर 32 मीटर 16 मीटर्स और सबके टाइम पीरियड देखिए. जिसका प्रोजेक्शन सबसे कम उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट. यही होता है कि आपको बस यही समझाना था इस पूरे इस सारांश में कि प्रोजेक्शन जितना कम रहेगा हर फॉर्म में वो अच्छा रहेगा. केवल यू टाइप बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे हर एक तरह की बिल्डिंग हो. ये देखिए प्रोजेक्शन कम है सॉरी ज़्यादा है तो देखो टाइम पीरियड कितना हो रहा है 0.92 सेकेंड 0.91 सेकेंड 89 सेकेंड 0.77 सेकेंड 0.48 सेकेंड 28 सेकेंड. देख रहे हैं ज़्यादा है. अब देखिए यहाँ बगल में देखिए 0.92 सेकेंड कम 0.92 सेकेंड 0.89 0.63. ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या हो रहा है, कम आ रहा है टाइम पीरियड. ठीक है, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग में फिर से देखो टाइम पीरियड कम आया. तो अभी जस्ट सबसे छोटी वाली को देख लो. ठीक है, इसमें देखो टॉर्जन भी कम रहेगा, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी कम रहेगा और मतलब कुल मिला के प्रोजेक्शन कम रखोगे तो आपका बिल्डिंग बेहतर रिस्पॉन्स करेगा, ये फिक्स है. अब ये क्या केवल यू टाइप की बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल है? नो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी टाइप ऑफ बिल्डिंग्स. देखना है तो आप देख लो, सामने ही रिजल्ट है. ठीक है, हर तरह के बिल्डिंग्स को एप्लीकेबल है. एल टाइप की बिल्डिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, वी टाइप की बिल्डिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, वाई टाइप भी. कुल मिला के प्रोजेक्शन को कम से कम रखो, इतना ही कहना है. टॉर्जन मोड्स ऑफ ऑसिलेशन इन द बिल्डिंग्स विद कॉम्प्लेक्स शेप कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंट टू ओवरऑल बिल्डिंग रिस्पॉन्स. इट हैज अ लार्ज नेचुरल पीरियड. अगर ज़्यादा रखोगे नेचुरल पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे आपको प्रॉब्लम होगा. ये देखिए दूसरे इमेज में आपको डॉक्टल इफेक्ट्स दिख रहा होगा. तो समरी क्या है इसका समझिए. ठीक है, समरी ऑफ व्हाट वी जस्ट लर्न अबाउट द बिल्डिंग प्लान शेप. अभी जो हम लोगों ने इतना देर से पढ़ा बिल्डिंग प्लान शेप, इसका समरी क्या है. इन समरी द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आर, क्या समझा आप लोगों ने. टॉर्जन मोड ऑफ ऑसिलेशंस आर प्रीडोमिनेंट इन द बिल्डिंग्स विथ एल एक्स एंड वाई शेप विच should be avoided with the suitable choice of structural configuration. आपको टॉर्जन को रिड्यूस करने का कोशिश करना चाहिए. Diagonal translation modes of oscillations are predominant in the buildings with L and X plan shape, which should be avoided with suitable changes in the structural configuration. Opening and closing and dogtail wagging mode of oscillations are predominant in the buildings with large projecting arms. ज़्यादा नहीं निकला रहना चाहिए वो. Opening and closing and dogtail wagging modes of oscillations cause significant stress concentration at re-entered corner and cause structural damage. ठीक है, उससे डैमेज हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर आपका खुला हुआ रखा हुआ तो. It is prudent to not use buildings with complex plan shape. कोशिश करना चाहिए प्लान शेप आपका सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. अभी आज आपको एक दत्ता प्रोजेक्ट दिया है असाइनमेंट्स के लिए. ठीक है, तो आप दत्ता प्रोजेक्ट करेंगे. होप सो 32 नंबर तक का लेक्चर वॉच कर लिया होगा आप लोगों ने. तो देखेंगे उसमें बहुत सिंपल रखा गया उस प्रोजेक्ट को. क्यों? क्योंकि वो जोन 5 में है. ठीक है, वो आसाम में है तो आई थिंक जोन 4 या जोन 5 में है वो. ठीक है, तो उसमें कोशिश किया गया कि पैक रहे वो स्ट्रक्चर कम से कम. तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि स्ट्रक्चर आपका सिंपल से सिंपल हो सके. एवॉइड लार्ज प्लान एस्पेक्ट रेशियो. लार्ज प्लान एस्पेक्ट रेशियो मतलब क्या होता है, फ्रंट 20 है बैक 100 है, ये रेशियो अच्छा नहीं है.
ठीक है, तो ये आपके स्ट्रक्चर को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कोई किसी ने कुछ मैसेज किया कि गुड मॉर्निंग जान, गुड मॉर्निंग। Avoid large plan aspect ratio. It is not good to have buildings with large plan aspect ratio, just like it is not good to have a buildings with large projection. जैसे प्रोजेक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं होता वैसे रेशियो बहुत अच्छा नहीं होता है कि आप बहुत लंबा लंबा बिल्डिंग्स को बनाए। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक शेकिंग inertia force is mobilized in a buildings usually at the floor levels where the mass is large. The inertia forces then is distributed to the different lateral load resisting system, column and structural walls. It is preferred to distribute this large lateral inertia forces to various lateral load resisting system in proportion to their lateral load resisting capacity. This is achieved when the floor slabs do not deform too much in their own horizontal plane. This condition when the floor slabs help in distributing the inertia forces to the different lateral loads resisting system in proportion to their stiffness is known as rigid diaphragm action. ठीक है, this is achieved when the floor slab do not perform too much their own horizontal plane, बहुत हैवी ना हो। दिस कंडीशन व्हेन द फ्लोर स्लैब हेल्प डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनर्सिया, वहां पर अगर फ्लोर स्लैब हेल्प कर रहा है इनर्सिया को ट्रांसफर करने के लिए टू द डिफरेंट लैटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम इन प्रोपोर्शन टू देयर स्टिफनेस इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, रिजिड डायफ्रेम एक्शन। हाउएवर द इनर्सिया फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन द ट्रिब्यूटरी एरिया व्हेन द फ्लोर स्लैब डिफॉर्म इन देयर प्लेन। ध्यान से समझना, अगर आपने एक दो बार घर पे पढ़ा होगा तो ज़्यादा समझ आएगा, अगर घर पे ये मेहनत नहीं किया तो थोड़ा ऊपर से भी जा सकता है। द इनर्सिया फोर्स है, जो इनर्सिया फोर्स होती है डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन द ट्रिब्यूटरी एरिया व्हेन द फ्लोर स्लैब डिफॉर्म देयर प्लेन, अगर प्लेन में है तो ट्रांसफर हो जाता है आराम से। दिस लीड्स टू ओवरलोडिंग्स ऑफ द मेंबर विथ लेस कैपेसिटी एंड thus causing undue damage to the buildings. Floor slab in the buildings with the large plan aspect ratio may not provide rigid diaphragm actions. आइए दिखाते हैं कुछ एग्जांपल। जितना सिंपल सा आपका स्लैब रहेगा उतना बेटर वो परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू बहुत हाई स्लैब है, बहुत स्पैन लॉन्गर है। तो ये देखिए एक्सपेक्ट रेशियो जिसका ज़्यादा बड़ा है वो उतना ज़्यादा अनसेफ है, कहता ना 20/100 ज़्यादा अनसेफ है, 20/80 थोड़ा कम सेफ है, मतलब ओके है, 20/60 और अच्छा है, 20/40 और अच्छा है। मतलब जितना ज़्यादा रेशियो कम रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखिए ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा एस्पेक्ट रेशियो इनका, तो ये परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में किस तरीके से डिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, बीच में ब्रेक कर देना चाहिए, एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड कर तब स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अवॉइड लार्ज सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है, पहला चीज आपने देखा ध्यान से यहाँ पर अवॉइड लार्ज प्लांट्स एस्पेक्ट रेशियो। उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि उसका शेप सिंपल रहना चाहिए। अब आप देख रहे हैं अवॉइड लार्ज सिलेंडरनेस रेशियो। It is not desirable to have buildings with large cylinder ratio, just like it's not good to have a buildings with large projecting arms and large plan aspect ratio। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि भाई क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वैसे ही सिलेंडर रेशियो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक शेकिंग बिल्डिंग्स as swell laterally and excessive lateral displacement is not desirable. Large lateral displacement cause significant non-structural damage, even the second order p delta effect that lead the collapse of the buildings। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए कोशिश करना चाहिए सिलेंडर रेशियो कम से कम। द डिजाइन कोड रिकमेंड द इंटर स्टोरी ड्रिफ्ट अंडर द डिजाइन अर्थक्वेक फोर्सेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू 0.4% ऑफ द स्टोरी हाइट। ठीक है, तो जितना कम आपका रेशियो रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर वो आपका परफॉर्म करेगा। स्टोरी ड्रिफ्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो दैट इज़ नॉट अ सेफ ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखिए जितना हाई राइज बिल्डिंग उतना ज़्यादा स्टोरी ड्रिफ्ट उसकी ऑफकोर्स इंक्रीज करेगी और उतना ज़्यादा वो सेफ्टी को अपने खोता चला जाएगा। इसीलिए जितना हाई राइज बिल्डिंग होती है उसको उतना ज़्यादा कंसंट्रेट होकर देखना पड़ता है। और क्या बोलते हैं, अदरवाइज क्या होगा कि अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो आप देखेंगे उसका शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट सब बढ़ने लगता है।
देखिए बहुत ज़्यादा हाई फॉर्म में ये आपका यहाँ पर शेयर फोर्स वगैरह जाने लगा है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको सफिशियंट ही रखना चाहिए हाइट, ठीक है। अभी जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉलम लगाते लगाते आप थक गए और स्ट्रक्चर आपका फेल कर रहा है। कॉलम लगाते लगाते आप थक गए और स्ट्रक्चर फेल कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि भैया शियर वॉल डाल दो। शियर वॉल लगाते लगाते थक गए फिर भी फेल कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कि ब्रेसिंग्स प्रोवाइड कर दो। आप देख रहे हैं तीनों दिख रहा है नीचे इमेज। पहले वाले में सिंपल कॉलम लगाए हैं, दूसरे वाले में शियर वॉल, तीसरे वाले में ब्रेसिंग्स। अब रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट से ही आइडिया लग जाएगा कि यूज क्यों करना चाहिए, उसका क्या बेहतर फायदा है, ठीक है। और इन सब के आगे भी एक स्टेप है जिसका बोलते हैं ट्यूब, उसके आगे भी एक सिस्टम है ट्यूब इन ट्यूब, और उसके आगे बंडल ट्यूब सिस्टम आर रिक्वायर्ड इन मेनी बिल्डिंग्स टू इम्प्रूव देयर अर्थक्वेक बिहेवियर, ठीक है। ये बहुत हाई राइज बिल्डिंग के लिए है, ठीक है। नॉर्मल आप पहले कॉलम्स ट्राई करिए, फिर शेयर वॉल से, फिर ब्रशिंग से, फिर आइए ट्यूब लगाइए, फिर ट्यूब इन ट्यूब, फिर बंडल ट्यूब। आज तो शायद पूरा ना देखे, बट हाँ ये तीनों तो आराम से देख लेंगे। व्हाट आर द मोमेंट फ्रेम बिल्डिंग्स, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लो तो आसान रहेगा। यूजिंग द अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चरल सिस्टम इज क्रिटिकल टू गुड सेस्मिक परफॉर्मेंस ऑफ द बिल्डिंग्स, while the moment frame is the most commonly used the lateral resisting system structural system. Other structural system also are the commonly used like structural wall, frame wall system and braced frame system. Sometimes even the more redundant structural systems are necessary, okay. Tube in tube, bundle tube systems are required in many buildings to improve their earthquake behavior. What are the moment frame building system? Moment frame consists of a grid of vertical column and horizontal beams members. They resist lateral load systems, loads through the axial forces, bending moment and shear forces generated in the both beam and columns. Beam and column are sections should be designed as under reinforced sections and thereby can be expected and undergoes ductile behavior. Brittle shear failures must be prevented through the capacity of procedure. दिखाता हूँ डायरेक्ट आपको कि क्या इफेक्ट पड़ता है अगर नॉर्मल बिल्डिंग है और उस पर, तो डायरेक्ट समझ जाएगा। आप देखिए ये बिल्डिंग है जिसमें कॉलम में, जिसमें शेयर वॉल नहीं लगा है, जिसमें ब्रेसिंग्स नहीं लगा हुआ है, सिंपल है। इसका बेंडिंग मोमेंट देखिए, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट ध्यान से देख लीजिए, दम दिमाग पर सेट कर दीजिए। शियर फोर्स देखिए बीच वाले डायग्राम में, और लास्ट वाले डायग्राम में देखिए एक्सियल फोर्स, आपने देख लिया। अब सेम बिल्डिंग्स अगर क्या बोलते हैं इसको कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखे रहिएगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट आपने देख लिया, शेयर फोर्स देख लिया और एक्सियल फोर्स देख लिया, आगे कंपेयर करना है इसलिए जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स हैं जो कि ऑफकोर्स अपने जो कॉलम है क्या है, सबके साथ क्या बोलते हैं फिक्स कॉलम है, और इसमें आपकी बीम्स लगी हुई है जो कि फ्लेक्सिबल बीम्स है। डिस्टेंस बिटवीन बेटा एंड एल डी रेशियो, मतलब क्या बोलते हैं एल बाई डी रेशियो, लेंथ इंटू डेप्थ रेशियो। लेंथ इंटू डेप्थ रेशियो जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर आपका अच्छे से परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो कि 16 मीटर की है, जिसमें कॉलम लगे हुए हैं 8-8 मीटर पे, और एक उसी का जो दूसरे साइड देखिए 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर पे लगे हुए हैं, मतलब 12 मीटर वो है, 18-16 मीटर ये है, रेशियो तो अच्छा है, ठीक है। अब इसका परफॉर्मेंस देखिएगा। और दूसरी बिल्डिंग है जिसमें क्या बोलते हैं 4-4 मीटर पे कॉलम लगे हैं, मतलब कॉलम पास पास पे लगे हुए हैं, और 5-5 मीटर पे दूसरे साइड लगे हुए हैं, बीच में 2 मीटर पे लगा है, जो कि गलत है, 2 मीटर पे अवॉइड करना चाहिए। अभी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि शेयर शॉर्ट बीम्स इन बिल्डिंग्स, और यहाँ पर लॉन्ग बीम, यहाँ पर लॉन्ग बीम है, यहाँ पर शॉर्ट बीम है। रिजल्ट्स पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये 8 मीटर वाले का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, 4 मीटर वाले का क्या परफॉर्मेंस रहेगा। परफॉर्मेंस आप अपनी तरफ से देख लीजिए, यहाँ पर आपको सामने ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बेंडिंग मोमेंट का परफॉर्मेंस देखिए। जो 8 मीटर का स्पैन था उसका बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है, जो 4 मीटर का था उसका बेंडिंग मोमेंट कम है, जो 8 मीटर का था उसका शियर फोर्स ज़्यादा है, जो 4 मीटर का था उसका शियर फोर्स कम है। और देखिए वाई डायरेक्शन में, जो दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में ये क्या बोलते हैं आपका शायद 4-4 मीटर या 5-5 मीटर था, ये परफॉर्मेंस देख लीजिए ज़्यादा है यहाँ पर। और ये आपका 4 मीटर और लास्ट बीच में 2 मीटर था। देखिए 2 मीटर ज़्यादा अच्छा नहीं है, देखिए 2 मीटर में बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आ गया, पर ये 4 मीटर वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शियर के फॉर्म में कुछ ज़्यादा ही
मैंने क्या बोला कि 2 मीटर की गैपिंग पर कॉलम नहीं रखना चाहिए, कम से कम 3 मीटर रहे। अदरवाइज देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लार्ज शियर फोर्सेस इन शॉर्ट बीम्स, इन बीम्स पे शियर फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, बाकी कॉर्नर बीम बेस्ट है। और ये बीम्स तो ऑलरेडी ओके है, मतलब ठीक है। पर जो 8 मीटर का स्पैन था उसमें प्रॉब्लम है, और जो 2 मीटर का स्पैन था उसमें प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्पैन नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा स्पैन नहीं होना चाहिए। दिस इज द लर्निंग वी कैन टेक फ्रॉम हियर। चलो, नेक्स्ट लर्निंग बहुत ही लाजवाब है। क्यों? व्हाट आर द स्ट्रक्चरल फ्रेम वॉल फ्रेम सिस्टम। अब सीर वॉल लगाने से बेनिफिट क्या होगा? अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स शुड possesses at least a minimum lateral stiffness so that they do not do no swings too much during the small level of shaking. Moment frame buildings may not be able to offer this always when the lateral displacement is large in the buildings with moment frame only. The structural wall, often the commonly used for the commonly called the shear wall, can be introduced to help the reduce the overall displacement of the buildings. Because these vertical plate like structural element have a large inner plane stiffness and strength, therefore the structural system of the buildings consist of moment frame with specific way in each different having structural walls. चलिए देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। Structural wall resists the lateral forces through the combined axial shear action. A structural wall helps to reduce the shear and moment demand on the beams and column in the moment frame to the structural to the buildings when provided along with the moment frame as lateral load resisting system. Structural walls should be provided throughout the height of the buildings for the best earthquake performance. The structural wall offer best performance when the rested on hard soil strata. जहाँ सॉइल हार्ड हो वहाँ और अच्छा परफॉर्म करता है। अब वो लोग सर कैसे पहचान ले कि शेयर वॉल हेल्प करता है? देखिए, यही एक बिल्डिंग है, 4-4 मीटर पे इनके स्पैन है, ठीक है, और यहाँ पर 4-4 मीटर की स्पैन है, 5 स्पैन इधर है, 4 स्पैन इधर है। आइए इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। ठीक है, इस बिल्डिंग को एक बार विदाउट शेयर वॉल देखिए, आपके सामने दिख रहा है। एक बार विथ शेयर वॉल देखिए, क्या है, एक बार विथ शेयर वॉल देखिए। विदाउट शेयर वॉल आपका ट्रांसलेशन कितना आ रहा है, 0 मतलब मोड पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, 0.74। जैसे ही शेयर वॉल आपने चारों कॉर्नर पे लगा दी, देखो क्या हो गया फर्क, 0.48 सेकेंड हो गया। वाई में देखिए कितना था, 0.72 सेकेंड था। अब देखिए कितना, सॉरी एक्स में, अब हो गया 0.47 सेकेंड। फायदा देख रहे हैं आप शेयर वॉल का। टॉर्जन आपका नॉर्मल अगर शेयर वॉल नहीं लगाए होते तो आपका टॉर्जन होता 0.65 सेकेंड, हाफ कर दिया जैसे ही आपका क्या बोलते हैं शेयर वॉल लगा, 0.33 सेकेंड हो गया। रूफ डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर 21.6 mm और यहाँ पर देखिए 11.9 mm है, हाफ हो गया। रूफ डिस्प्लेसमेंट अगर वाई डायरेक्शन की बात करें तो 23.4 mm है, ठीक है, और इससे इधर कितना है 12.4 mm है, बस हाफ हो गया एक तरीके से। तो कुल मिला के आपको ये बेनिफिट दिख रहा होगा कि अगर हम शेयर वॉल को लगा दें तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। स्ट्रक्चरल वॉल या शेयर वॉल एक ही बात है। यही नहीं कि केवल टाइम पीरियड पे ही बेनिफिट है। आप देखिए बेंडिंग मोमेंट देख लीजिए, ठीक है, आप पहले वाले का बेंडिंग मोमेंट देखिए विदाउट शेयर वॉल का, जैसे शेयर वॉल लगाया देखिए बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस हो गया, ठीक है। विदाउट शेयर वॉल शेयर फोर्स देखिए, और शेयर वॉल लगाते ही आपका शेयर फोर्स देखिए कैसे कम हो गया। तो कितना बेनिफिट हो रहा है आपका शेयर वॉल लगाने का। क्या शेयर वॉल को बीच में लगा दे तो भी बेनिफिट करेगा? वैसे तो वो शेयर वॉल हमेशा आउटर लगाते हैं, बट अगर आप बीच में लगाते हैं तो कुछ डाटा में इफेक्ट करेगा, कुछ डाटा में ज़्यादा नहीं कर पाएगा। जैसे देखिए टॉर्जन ज़्यादा नहीं रिड्यूस कर पाया, उस समय कितना था 0.33 के आसपास कर दिया था, अभी 0.47 सेकेंड है। ट्रांसलेशन भी बेनिफिट कर रहा है, ठीक है, ट्रांसलेशन का बेनिफिट कर रहा है, रूफ डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है। बट शेयर वॉल को हमेशा कोशिश करना चाहिए आउटर साइड में लगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और आपने कहा एकदम बीचों बीच लगा दे तो बीचों बीच भी करेगा, अगर आपका क्या बोलते हैं लिफ्ट वगैरह लग रहा है तो यहाँ बीचों बीच काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट ऐसे लगा दे तो, ऐसे लगाओगे तो दो साइड मतलब जो एक्स एक्सिस है उधर तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, वाई एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, एक्स एक्सिस में रिस्पॉन्स खराब हो जाएगा क्योंकि इधर कोई शेयर वॉल नहीं है। देख लो, एक तरफ बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है और एक तरफ बहुत कम हो गया तो बैलेंस खराब हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि चारों कॉर्नर पे लगाओ, मतलब बीच मिडिल में ऑफ द दैट चारों तरफ लगाओ। टॉर्जन सही है, रूफ डिस्प्लेसमेंट सही है, बेस ईयर बढ़ जाएगा अगर ऐसे आप करोगे तो। क्या चारों को एक साथ मिला के लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हो,
एक तरफ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा आपका, और दूसरी तरफ आपका जो रहेगा रिस्पॉन्स वो खराब हो जाएगा टाइम पीरियड। तो कोशिश करना चाहिए बैलेंस रहे स्ट्रक्चर, तो अच्छा रहता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास चारों तरह के अलग अलग सीरोवॉल लगे हुए हैं और उनके अलग अलग रिस्पॉन्स आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द ब्रेस्ड फ्रेम सिस्टम, मतलब ब्रेसिंग्स लगाने से क्या बेनिफिट। अभी तो सीयर वॉल आपने देखा कि सीयर वॉल का बेनिफिट है, आइए देखते हैं ब्रेसिंग के क्या बेनिफिट है। दिस स्ट्रक्चरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द मोमेंट फ्रेम विथ स्पेसिफिक वे प्रोवाइडेड विथ ब्रेसेस थ्रू आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स। Braces are provided in both plan directions, such as no twisting is induced in the buildings owing the unsymmetric stiffness in the plan। ठीक है, ब्रेस हेल्प टू रिड्यूस द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट को भी कम करता है, एंड रिड्यूसिंग द बेंडिंग मोमेंट को भी कम करता है, एंड शियर फोर्स डिमांड ऑन द बीम्स। ठीक है, शियर फोर्स पे भी हेल्प करेगा आपको, बेंडिंग मोमेंट पे भी हेल्प करेगा ब्रेसिंग आपको, और डिस्प्लेसमेंट पे भी हेल्प करेगा। द अर्थक्वेक forces is transferred and as axial, tensile and compressive forces are the brace members. Various type of bracings you can be used, including global bracing along with the building's height. Consider the 5-story benchmark buildings with 3 types of local bracing system, namely X, K और अलग अलग टाइप की ब्रेसिंग्स होती हैं। ठीक है, जिसको X को और चेवरन और K ब्रेसिंग्स होती है। तो आइए देखते हैं, अलग हर एक ब्रेसिंग का अलग अलग परफॉर्मेंस रहता है। K bracings increase the shear demand in the column, can be cause the brittle shear failure. Thus, the some design codes prevent use the K bracings in earthquake resisting design। आइए देखते हैं अलग अलग टाइप के ब्रेसिंग्स। देखिए, पहले वाला जो ब्रेसिंग्स आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं डायगोनल ब्रेसिंग्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल ब्रेसिंग्स। दूसरा है एक्स ब्रेसिंग्स, तीसरा है वी ब्रेसिंग्स, चौथा है चौरन ब्रेसिंग्स और के ब्रेसिंग्स, और उसके बाद है ग्लोबल ब्रेसिंग्स। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग्स। ग्लोबल ब्रेसिंग काफी ज्यादा यूज करते हैं लोग। ठीक है, अलग अलग ब्रेसिंग्स आपको दिख ही रहा होगा कि उसमें कितना स्टील लग रहा है, तो उसके हिसाब से उसका परफॉर्मेंस रहता है। वो देखना पड़ता है कि स्ट्रक्चर जो है हमारा उसके स्पैन कितने लॉन्गर है। ज़्यादा स्पैन लॉन्गर है तो आप ग्लोबल ब्रेसिंग्स को यूज करो इस तरीके से, तो छोटे छोटे हैं तो के ब्रेसिंग्स को यूज करो। अलग अलग ब्रेसिंग के अलग अलग आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग ब्रेसिंग यूज कर रहे हैं, एक्स और के टाइप के ब्रेसिंग्स यूज कर रहे हैं एक स्पैन में, जो का जिसका स्पैन का साइज क्या है 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। आइए देखते हैं इनका रिस्पॉन्स क्या होगा। आपसे कोई पूछे कि ब्रेसिंग्स यूज करने से बेनिफिट क्या होगा तो उसको बता सकें आप। ठीक है, एक तरफ हमने ग्लोबल ब्रेसिंग्स यूज कर लिया, पूरा ग्लोबल ब्रेसिंग चारों तरफ से, और एक में यूज कर लिया हमने स्ट्रक्चरल वॉल। क्या वॉल यानी शेयर वॉल से ब्रेसिंग ज़्यादा अच्छी होती है? कैसे मान लें, आइए देखते हैं। पहला बिल्डिंग देखिए आप, जिसमें कोई वॉल नहीं, कोई शेयर वॉल नहीं, कोई ब्रेसिंग नहीं, ढेर सारा बेंडिंग मोमेंट भर भर के आया है। दूसरा वाला देखिए, ब्रेसिंग यूज किया गया है, जिसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। ग्लोबल ब्रेसिंग है, आपको देख के लग रहा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे कम बेंडिंग मोमेंट ब्रेसिंग में आया है। और तीसरा है स्ट्रक्चरल वॉल यानी शेयर वॉल, इसमें बेंडिंग मोमेंट आया है, पर इस क्या बोलते हैं, पहले वाले से ज़्यादा और इससे कम। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि सबसे बेस्ट कौन सा है, ब्रेसिंग है, उसके बाद शेयर वॉल, उसके बाद विदाउट शेयर वॉल। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर शेयर फोर्स में क्या यही सेम रहता है? नहीं, शेयर फोर्स में भी सेम रिजल्ट रहेगा। सबसे बेस्ट रिजल्ट रहेगा ब्रेसिंग वाले का, उसके बाद शेयर वॉल वाले का, उसके बाद क्या बोलते हैं विदाउट ब्रेसिंग विदाउट शेयर वॉल वाले का। कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलता है अगर, तो हम यूज क्यों नहीं करते हर जगह ब्रेसिंग्स? कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से एवॉइड करना पड़ता है उसको। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सियल फोर्सेस के फॉर्म में देखिए, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स फिर से वही ब्रेसिंग का ही रहेगा, फिर उसके बाद इसका, फिर इसका। तो एक्सियल फोर्स भी आपने देख लिया, शियर फोर्स भी देख लिया, बेंडिंग मोमेंट भी देख लिया, इवन आप डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए। आप सबसे कम डिस्प्लेस ये हो रहा है बीच वाला, ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो आइडिया लग गया होगा कि ब्रेसिंग के फायदे कितने ढेर सारे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका ट्यूब, जो कि इससे भी बहुत खतरनाक लेवल की चीज है। बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स में आपको ट्यूब की जरूरत पड़ती है। फॉर टॉल बिल्डिंग्स, यूज ऑफ ब्रेसिंग फ्रेम्स एंड स्ट्रक्चरल वॉल्स अलोन, इवन थ्रो द रीजनेबल साइज मेंबर, लगा दिया उनको,
may be significant to control their overall lateral displacement as well as the force demand on various structure member. हो सकता है उन दोनों को लगाने के बाद भी आपका काम सही से ना हुआ हो, मतलब ब्रेसिंग्स भी लगा दिया और शीरोल भी लगा दिया, फिर भी काम बेहतरीन नहीं हुआ, तब in such cases more rigid structural system are required like tube, tube in tube and bundle systems depending on the size and loads on the buildings are suggested. ठीक है जी। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई ट्यूब लगा दीजिए, ट्यूब इन ट्यूब लगा दीजिए, फिर बंडल लगा दीजिए। क्या ट्यूब इन ट्यूब तुरंत लगा देंगे? नहीं, पहले सिर्फ ट्यूब लगाएंगे। अब लोग सर ट्यूब क्या होता है, वो रबड़ वाला जो टायर ट्यूब होता है? नहीं नहीं, ट्यूब मतलब होता है पास पास कॉलम लगा देना जिससे कि एकदम चैन जैसा कॉलम बन जाए। क्लोजली स्पेस्ड हैवी कॉलम फॉर्मिंग अ क्लोज लूप इंटरकनेक्टेड विथ बीम्स टुगेदर कॉल्ड ट्यूब। समझ आया? पास पास कॉलम को लगा देना, क्लोजली स्पेस heavy columns forming a closed loop interconnected with the closed beams together called the tube form the first part of the lateral resisting system. Heavy reinforced concrete structural walls together creating a closed shaft called as the core form of the other part. The tube system consists of one perimeter tube with the central core. The interconnection is important between the perimeter of the tube and central tube core. मतलब उनके बीच कनेक्टिविटी बीम के माध्यम से अच्छे से होनी चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रोको, अभी समझ आ जाएगा। A structural system is grid system is used for the purpose consisting of the primary beams, those running between the perimeter columns and central core. Secondary beams, those running between the columns such that no columns is left without the being connected to rest of the system, and territory beams, those runnings between the beams are not connected to any columns. आइए देखते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं पास 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 कॉलम लगे हुए हैं। ये जो पास 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 कॉलम लगे हुए हैं, इन्हीं कॉलम्स को बोलते हैं क्या? इन्हीं कॉलम्स को बोलते हैं क्लोजली स्पेस कॉलम यानी ट्यूब। क्या बोलते हैं इनको? ट्यूब। दूसरा होता है ट्यूब इन ट्यूब, तो बीच में लग जाएगा ट्यूब इन ट्यूब, तो अभी ट्यूब इन ट्यूब लगाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट देखिए ट्यूब मतलब पास 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 कॉलम लगा दिए हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या? ट्यूब। और इसके बाद इसमें सेकेंडरी बीम्स, प्राइमरी बीम्स लगा दिए, आपके सामने रेड कलर की जो बीम दिख रही है सब बीम्स हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बहुत रेयर बनाए जाते हैं, जब उन तीनों से काम ना हो तब आता है। ठीक है, इसमें ट्यूब में पहले क्या लगाया जाएगा? पहले सिर्फ प्राइमरी बीम लगाया जाएगा। अब को लगेगा कि नहीं नहीं पकड़ कम बन पा रहा है, तो फिर देखिए आप ब्लू कलर का सेकेंडरी बीम लगाया जा रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि वो भी सफिशियंट नहीं है, क्लोज पकड़ नहीं पा रहा है, फेल हो रहा है, तो फिर टेरिटरी बीम्स, जो थर्ड बीम जो कि दो प्राइमरी बीम दो सेकेंडरी बीम के बीच में कनेक्ट होगा, तो उसको बोलते हैं टेरिटरी बीम्स। तो तीन तरह के अलग अलग बीम्स है, इनको यूज किया जाएगा। दिस एस्पेक्ट ऑफ द ट्यूब सिस्टम्स दैट पेरीमीटर ड्रॉ द, कुछ लोग क्वेश्चंस है, बस अभी ये खत्म हो गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ द ट्यूब सिस्टम्स that the perimeter draw the most of the lateral forces induce the structure buildings during the earthquake shaking. It is contracts the normal buildings frame with the central core. In addition, in the traditional frame buildings with central core, most of the load lateral forces are carried by the central reinforced concrete core. The load transfer path carries the forces to the concrete core. As the lateral force travel down towards the base of the buildings, the forces flow towards the more stiff corner of the core in the form of axial tension and compression. Thus the corner of the core, मतलब जो corner है, at the base of the buildings carry the large axial force, वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा axial force इकट्ठा होगा, then the mid side of the core, तो पूरा का पूरा उसको रजिस्ट कर लेगा। कुल मिला के आप कोर यूज करेंगे तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। आपको लास्ट में पिक्चर दिखाता हूँ, फिर आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। यहीं पर एक होगा पिक्चर जिसमें कोर टाइप यूज हुआ है। और ऊपर है लगता है। फिर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
कहाँ गया वो पिक्चर? ये देखिए, यहाँ पर कोर टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। इसके साथ यहाँ पर बेनिफिट ये है कि ये देखिए, यहाँ पर कोर यूज किया गया है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर ब्रेसिंग्स भी यूज किया गया है। ये देखिए, ब्रेसिंग्स यूज किया गया है। ठीक है, तो ये जो बहुत हाई राइज बिल्डिंग होता है, G+35 G+40 के आसपास का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो जो बहुत हाई राइज बिल्डिंग होती है उनमें इस तरीके से आपको ब्रेसिंग्स यूज करना पड़ेगा, इस तरीके से कोर यूज करना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रक्चर को आप अच्छे से पास कर सकते हो। ठीक है, ये अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी। तो टॉल बिल्डिंग्स में ये सब बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है एक-एक करके, और उसको फिर आप पास कर पाते हैं। मतलब वो केवल कॉलम, केवल ब्रेसिंग्स, केवल शेयर वॉल से पास नहीं हो पाती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। जो भी आपके क्वेश्चन है यू कैन आस्क वन बाय वन, विल ट्राई टू सॉल्व दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। हाँ, पूछो पूछो। यस यस, पूछो सत्यांशु। सर ये जो ट्यूब वाला आप बता रहे थे ना, तो इसमें कौन सा ट्यूब था, हम समझ नहीं पाए। इसमें मतलब कॉलम पास पास में कहाँ पर था? ब्लू वाला जो लाइन था वो था क्या? नहीं, कॉलम पास पास मतलब होता है जो काला 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 का था। कॉलम एकदम पास पास बने हों, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्यूब इन ट्यूब सिस्टम। पता नहीं तुम मेरे वॉलपेपर को देख पा रहे हो कि नहीं। वॉलपेपर में विंडो के जस्ट साइड में देखोगे, एकदम कॉर्नर पे बहुत पास 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 कॉलम लगी हुई एक बिल्डिंग में दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, इसको बोलते हैं कोर टाइप, सॉरी, ट्यूब बिल्डिंग्स कॉन्सेप्ट। ट्यूब बिल्डिंग कॉन्सेप्ट मतलब कि जहां पर आपको लगे कि यार यहाँ वाला मेंबर पास ही नहीं हो रहा है, एकदम पास 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 कॉलम दे दो, क्योंकि देना तो राट फुटिंग है। तो राट फुटिंग में तो चाहे जितना कॉलम हो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसलिए कॉलम जब पास 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 हो तो उसको बोलते हैं ट्यूब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग्स। ठीक है। सर जब कॉलम पास पास रहेगा तो जैसे स्टैट में हम लोगों का दिखा देता था लेंथ और डेप्थ वाला, मतलब हाँ, पास पास नहीं रहता, वार्निंग आ जाता था, तो इसमें नहीं आएगा मतलब ट्यूब नहीं, लगाएंगे तो? बीम मर्ज रहेंगी आपकी, बीम मर्ज रहेंगी, कॉलम से पास पास रखेंगे। ये छोटे मोटे स्ट्रक्चर के लिए नहीं करना है ना इसको। ठीक है, पास अच्छा। पास मतलब कि एक एक डेढ़ डेढ़ मीटर पे चैन बनाना है कुल मिला के। ऐसा होता है ना कि जैसे कि अभी हम सीधे सीधे सोचो कि अभी एक एक हमारे पास पेन है, ये कमजोर पड़ सकता है, राइट? लेकिन अगर इसके बगल में एक और पेन लगा दिए, एक और पेन लग दिया, एक और पेन लगा दी, तो मजबूत हो जाएगा ना, ये पूरा चैन बन जाएगा ना ये। ठीक है, उसी चैन यस सर। बनाने के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्यूब कॉन्सेप्ट। और जो ब्रेसिंग्स यूज करते हैं वो ब्रेसिंग्स स्टील की यूज करते हैं। ठीक है, स्टील की ब्रेसिंग्स यूज करते हैं। अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा जब सीयर वाला चैप्टर ईजान, लेक्चर नंबर 8 स्टैट प्रो में, तो मैंने एक पढ़ाया था आपको रिजिड फ्रेम सीयर वॉल। याद है क्या? सत्यांशु याद यस है? सर। यस सर। ठीक है, तो वही यस सर। कॉन्सेप्ट यस है। सर। तो ये वही रिजिड फ्रेम शेयर वॉल है। तो उसमें क्या होता है, शेयर वॉल पूरा का पूरा मिरर, सॉरी, पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं हम लोग स्टील की ब्रेसिंग्स। और लाइव लोड को कम करने के लिए हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, लाइव लोड को कम करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं ग्लास के पैनल्स। ठीक है, संदेश बड़ा जल्दी आ गया यार। चलो, और किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, यहाँ तक में जो भी आपके क्वेश्चन हो, प्रश्न है, आंसर हो, आप पूछ सकते हो। आपको आज कुछ नहीं करना है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। एक छोटा सा दत्ता प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि अब पढ़ा दूंगा तो ऊपर से चला जाएगा, मुझे पता है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक दत्ता प्रोजेक्ट जिसको आपको G+8 करना है, या आई थिंक ये G+4 है, आपको 8 करना है। इसमें एक छोटा सा चेंज ये है कि इसमें आपको विंड और सेस्मिक दोनों लगाना है। और विंड और सेस्मिक जब दोनों लगाएंगे, और ये जोन 5 में है इसलिए फेल बहुत करेगा, और उसको पास करना ही आपका इंजीनियरिंग है। हाँ, ली बोलो। गुड मॉर्निंग सर। सर वो मैंने प्रोजेक्ट भेजा था आपको ये करने के लिए। एक ये था। प्रोजेक्ट बनाया था तुमने? हाँ सर। मतलब आज से पहले, मतलब 2 दिन पहले सर। 2 दिन पहले? ठीक है, मतलब तूने भेजा था उसको चेक करने के लिए क्या? हाँ, हाँ, आपने बोला था मैं कल बताऊंगा, कल भी नहीं बता पाया आज। ओके, क्या क्वेश्चन क्या था उसमें? कल पूछा था तुमने मुझसे? नहीं सर, कल तो मॉक था ना। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, तो चलो अभी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? एक मिनट, जस्ट मिनट, मुझे थोड़ा सा रिकॉल कर देना कि हाँ अली बताओ, ये आशीष होटल का प्रॉब्लम था, क्या था प्रॉब्लम? हाँ सर, आशीष होटल में था। ओके,
पास कर लिया क्या सारे मेंबर्स को? सर पास है ही, बस थोड़ा सा उसमें गलती है कि कॉलम में जो है बीम का प्रॉपर्टी असाइन हो गया है तो। हाँ तो मैंने बताया था कि उसको फिक्स कर लो, क्या कर लिया ना, वो तो देखा था ये तब प्रोजेक्ट। हाँ सर, पर उसमें एक ये था ना कि क्या बोलते हैं, आरसीडीसी में इंपोर्ट नहीं हो रहा था फाइल। अच्छा अच्छा, अरे यार शिट, आरसीडीसी वाला प्रॉब्लम था। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे याद आ गया। ठीक है, मैंने अभी नहीं किया हो यार। ठीक है, आज मैं पक्का अभी करता हूँ। पता है क्या हो गया उस दिन जब क्रैक कर रहे थे ना, क्रैक हुआ ही नहीं। ठीक है, वो समझ में आ गया, वो डॉट एमबीडी वाली जो फाइल थी वो इंपोर्ट नहीं हो रही थी, राइट। जी सर। ठीक है, वो एक्चुअली मैं आरसीडीसी को करने बैठा था, वो क्रैक नहीं हो रहा था। अभी उसको मुझे क्या बोलते हैं इंस्टॉल करना है। कल 100% तुमको बताऊंगा, मैं अभी तुरंत ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं दिमाग में ही नहीं था। ईटेस्ट फाइल तुमने चेक कर लिया था, हमको दिमाग में नहीं था कि उसको आरसीडीसी में लेके चलना है, अभी याद आ गया। ठीक है, मेरा आरसीडीसी इंस्टॉल इसलिए नहीं हो रहा है, वो रीज़न ये है कि मुझे पूरा स्टैट प्रो पहले मैंने क्या किया, एक दिन मैंने सोचा कि स्टैट प्रो कनेक्ट का आपको लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो कनेक्ट के चक्कर में क्या बोलते हैं, आरसीडीसी कनेक्ट के साथ आता है। तुम लोगों ने पता नहीं ट्राई किया है कि नहीं, चाहो तो अपने से भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी है। मैंने सोचा था क्लास में आपको स्टैट प्रो कनेक्ट का एक दिन इंट्रोडक्शन दे दूंगा, जिससे कि कहीं इंटरव्यू वगैरह में गए तो इन केस उन्होंने कनेक्ट के बारे में कुछ पूछा तो आप बता के आ जाओ। तो उस चक्कर में मैंने इंस्टॉल कर लिया, और उसको इंस्टॉल करने के बाद क्या हो, उसमें आरसीडीसी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। तो मुझे अभी पूरा स्टैट प्रो को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, तभी जाके वो लेगा। आप लोग चाहे तो स्टैट प्रो कनेक्ट वर्जन जो है वो ट्राई कर सकते हैं, और नहीं ट्राई करना है तो कोई किसी ने अगर यूट्यूब पे इंट्रोडक्शन दिया है तो एक बार देख लेना, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं, कमांड्स इधर उधर हुए हैं बस। ठीक है, तो अगर आप करके रखेंगे तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। देखा क्या अली, कनेक्ट वर्जन देखा था क्या अली? नहीं सर। ठीक है, ओके चलो, मैं आज के आज ही सॉल्व करता हूँ, तुम्हारा कल तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, 100% हो जाएगा, मैं तुरंत करता हूँ। मुझे बस ये करना है ना कि वो स्टैट प्रो को पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे स्टैट प्रो की फाइलें अनइंस्टॉल होंगी तब जाके आरसीडीसी इंस्टॉल होगा। बट दिस इज माय मिस्टेक, सो आई विल डू दैट। ठीक है, हेलो हाँ बोलो। हाँ सतीश सर, बोलो। मैंने एक प्रोजेक्ट भेजा है, देख लो ना एक बार। हाँ ओके, तुम पहले लेट क्यों आए ये बताओ, मैं देख तो ले रहा हूँ। सर ट्रेन में था सर, सुबह ट्रेन में ही रहता सर, 9:30 पौने 10 बजे तक, मतलब कुछ आवाज़ सुनाई नहीं रहती सर। ओहो, ट्रेन में ही रहता, हर रोज ट्रेन में रहता सर, मतलब। बड़ा ट्रेन का यात्रा का एक्सपीरियंस हो हाँ गया। सर, 1-1.5 घंटा लगता सर वो जाने को। कब भेजा तुमने प्रोजेक्ट? आज प्रोजेक्ट कब भेजा था तुमने? 2 दिन पहले सर। अरे बाप रे, जी एक क्यूटीआर वाला किया हाँ क्या? हाँ हाँ सर, वही वही। बहुत बढ़िया, क्यूटीआर प्रोजेक्ट बहुत लर्निंग वाला प्रोजेक्ट है। इसका ग्रिड बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते ये भी चल जाता अच्छा है। वो मुझे स्टेट प्रो को पहले गायब करना पड़ेगा तभी होगा वो। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अगर इसको पास कर लिए हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। वैसे एक दो कॉलम्स तुमने गलत भी लगाए हुए, जैसे कि यहाँ देखो एक कॉलम लग गया है एक्स्ट्रा हाँ सर, हाँ सर। है ना, तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक कॉलम एक्स्ट्रा है, इसको भी हटा दो। यहाँ एक्स्ट्रा है, तुम पास करने के लिए लगा दिए थे क्या इसको? नहीं सर, पास नहीं, मैं जब ग्रिड बना रहा था सर, तो हाँ, ग्रिड में बहुत ये हो गया सर, मतलब 3-4 बार बनाया किया सर, वो तो भी गलत हो ही गया है वो थोड़ा। इसके ग्रिड में ही कॉम्प्लेक्स है। ग्रिड बन हाँ गया सर, तो बहुत फिर काम कॉम्प्लेक्स। आसान हो जाता है। ग्रिड और मटेरियल को प्रॉपर्टी लगाना, ये दो चीज हो गया ना, तो फिर आगे का आसान है। मैंने वो इसीलिए पहले लिख लिया कौन से ग्रेड में कौन से कैसा कैसा है, तो फिर वो उस हिसाब से किया तो भी वो गलत हो गया कैसे, फिर वापस चेक किया तो मतलब गलत ही हो रहा था वो तो। ओके, चेंज चलो, अरे क्या बात है, उल्टा कर पास दिए तुम। पास हो गया तो, हाँ सर पूरा पास हो रहा है अरे सर, लेकिन भी। गलत कर दिए हो ना, पास हो ही हाँ जाएगा। हाँ तुमने हाँ बीम पे कॉलम की प्रॉपर्टी लगा दी है, हाँ। ये देखो ना। ओके, मैं वही सोच रहा था क्योंकि बीम जो है तो ब्लैक होना चाहिए। हाँ, तो ये जो कॉलम है, हम्म। कॉलम की प्रॉपर्टी तुमने बीम पे भी लगा दिया है। ओके ठीक है, ओके ओके। तो इस तरीके से ये गड़बड़ हो गया सर है।
तो अभी कैसे क्या पास उसको करना पड़ेगा? इसको पास करना पड़ेगा, सारे बीम्स को डिलीट करके वहां पर कॉलम्स, सॉरी, बीम्स जो अभी एग्जिस्टिंग बीम्स हैं इनको डिलीट करके न्यू बीम्स लगा दो सभी जगहों पे। ओके। तो न्यू बीम हाँ। जैसे लगाओगे तो बीम प्रॉपर्टी वाली बीम लगाना, बस हो गया। ठीक है, ओके क्योंकि अगर इंडिविजुअल चेंज करोगे तो चेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे करके अगर देखो तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, बट चेंज तुम्हारा टाइम ले लेगा। इससे अच्छा है कि डिलीट करके फटाफट दूसरा रेडी कर दोगे। ये देखो यहाँ पर गए, यहाँ पर जाके हमने सपोज B1 ले लिया, ओके किया, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करके इसको भी किया और इसको भी जाके हमने B1 ले लिया। ऐसे मतलब इधर से भी चेंज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, यहाँ से करना चाहो या वहाँ से करना चाहो। ठीक है, ठीक है, और इसको अगर एक साथ करके देखना तो शायद हो जाएगा। एक यहाँ पर ना, यहाँ पर ओके। प्रॉपर्टीज पे आना, यहाँ प्रॉपर्टीज पे आने के बाद लेकिन दिक्कत होगी, प्रॉपर्टी से सिलेक्ट एक एक कर करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। प्रॉपर्टी से सिलेक्ट करोगे तो सारे कॉलम बीम दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो पता चला सब पे बीम लग जाएगा, वो भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कर लो, या फिर अगर तुम पर फ्लोर करना चाहो तो पर फ्लोर का भी तरीका है। ये सारे बीम्स एक साथ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ के देखो हो जाता अच्छी है, यस, और सबको सेलेक्ट कर लो। सारे बीम सेलेक्ट हो गए। इसके बाद फिर यहाँ पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर जाके इसको क्या बोलते B2। हैं, हाँ, कुछ के प्रॉपर्टी हैं ऑलरेडी B2, कुछ के नहीं है। जिसके नहीं है वही दिक्कत करेगा। ये देखो यहाँ पर कंक्रीट कॉलम है B2, ओके, देखो लग गया क्या सब पे? नहीं, इंडिविजुअल ही करना पड़ेगा। ये देखो सब पे नहीं लग पा रहा है, वो जिस पे क्लिक कर दे रहे हैं उस पे ही जाके लग रहा है, बाकी सब वही है। ठीक है, तो बेटर है कि डिलीट करके फिर से लगा दो। ओके। ठीक, चलेगा। चलो आज हम लोग दत्ता प्रोजेक्ट करेंगे, होप सो आप कर ही लोगे, मुझे पता है परफेक्ट हो चुके हो आप। ठीक है, आज मैं आप आरसीडीसी भी, कल आरसीडीसी पे कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे आप लोगों के, तो क्वेश्चन भी डिस्कस करना। मैं आज जा रहा हूँ अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने, तो मेहनत करेंगे। तो कल आरसीडीसी पे एक डाउट हेलो लेक्चर रखते हैं, ईटेप पर भी एक डाउट लेंगे। हाँ संदेश बोलो। सर, वो रिजल्ट कैसे आता सर? मतलब वो डिजाइन का रिजल्ट कैसे आता? जो अपना स्टैट प्रो में फाइल आता था वो इसमें ई टाइप में कैसे आता सर? और डिटेलिंग का ऑप्शन है, देखो डिजाइन के जस्ट बगल में देखो डिटेलिंग का ऑप्शन है। हाँ हाँ, डिटेलिंग जब करते हैं हम तब आ जाता, फिर वही पूरा फाइल है क्या वो? पूरी फाइल आ जाएगी, वही फाइल है। ओके ओके ओके। चलेगा। चलो, ये यार कोई आईफोन यूज करता है क्या यार? आईफोन के ऊपर वो लगाते हैं क्या ये लोग, ऊपर का एक लेयर यूज करते हैं क्या आईफोन के ऊपर? किसी कोई यूज करता है क्या? मेरे आईफोन में एक यहाँ पर एक यस सर, टेम्पर लगता है सर, टेम्पर लगता है। नहीं, मैंने लगवाया नहीं है, वो कंपनी लगा के देती है क्या? नहीं सर, वो लगा के भी देती है। अगर नया परचेज करेंगे तो नहीं लगा के देगी, तो अगर शॉप से लेंगे तो वो लगा के देंगे, तो शॉप से लेंगे, अगर ऑनलाइन मंगाएंगे तो नहीं देगी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है टेम्पर क्रैक हुआ है, क्योंकि मैंने तो लगवाया नहीं है। टेम्पर क्रैक हुआ है कि स्क्रीन क्रैक हुआ है समझ नहीं आ रहा है, पर ऐसे लग रहा है किसी के स्क्रीन बाहर पे से कुछ इफेक्ट पड़ा होगा। अरे यार स्क्रीन मत बोलो यार टेंशन हो रही है। ठीक है, इसका सुना है बड़ा खर्चा हो जाता है, मतलब स्क्रीन का, मतलब पता नहीं किससे अचानक से मैं सो गया और शायद मेरे नीचे दब गया है, इसकी वजह से इसमें ऐसे एक लाइन जैसे बन गया है। ऐसा दिख रहा है कि एक ऊपर से स्क्रीन गार्ड यूज होता है, पता नहीं यूज होता है कि नहीं। अपना एंड्रॉयड ही अच्छा है, कम से कम खराब हो तो 50 रुपए में चेंज करके फुर्सत करो। चलो राजेश बड़ी जल्दी आ गए, हम तो अलविदा ले रहे हैं, कल मुलाकात होगी, आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो लेक्चर मत वॉच करो, कि लेक्चर वाली आप लोग 32 तक कर लिया तो सफिशियंट है। चलो सर एक हाँ बोलो बोलो, हाँ राजेश बोलो। वो लेट है, सॉरी सर। हम्म, सर मैंने कल पूछा था वो इसके बारे में, मेरे को और एक पूछना है सर कि बोलो मैंने अभी ज्वाइन कर, मतलब बोलो बोलो। मास्टर्स भी कर लिया, हाँ तो अभी मेरा फुल कंप्लीट भी हो गया, हाँ। तो मैं बाद में मेरी कंपनी को कैसे बताऊँ या बाहर की कंपनी को कैसे बताऊँ? देखो इसमें दो चीज़ होती है, फिर अगर तुमको बताना है, ठीक है, तो तुमको प्राइवेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक होता है प्राइवेट, ठीक है, एक होता है रेगुलर डिग्री। ठीक है, अगर तुम प्राइवेट डिग्री दिखाते हो तो तुम एलिजिबल हो उसको दिखाने के लिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं, लीगल रूप से तो भाई सीधी सीधी बात है, तुमने मास्टर्स किया हुआ है तो तुम उसको या तो एक्सपीरियंस को हाइड करोगे या फिर वो डिग्री को हाइड करोगे। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा, या फिर प्राइवेट करना चाहो तो प्राइवेट में दिखा सकते हो। और मैंने फुल टाइम कर लिया और प्राइवेट लिख लिया, तो ऐसे सही चेक नहीं है। होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना।
ठीक है। पर मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें करके रखना चाहिए, जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ दिखा देना, वहाँ एक्सपीरियंस ना दिखा के डिग्री दिखा देना, और जहाँ डिग्री होगा वहाँ पर डिग्री दिखा देना, एक्सपीरियंस जहाँ होगा एक्सपीरियंस दिखा देना। ओके। जैसे कभी मेरे पास, मैं बताता हूँ कि मेरे पास क्या बोलते हैं, ऐसे मल्टीपल डिग्रीज हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास लॉ की डिग्री है, अब मैं लॉ की डिग्री अपने टेक्निकल के साथ दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है। तो मैंने उसको हाइड कर रखा है ना। लेकिन जहां पर मुझे जरूरत है कि क्या बोलते हैं, लॉ की दिखाने की, वहां पर जस्ट मैं ग्रेजुएशन दिखा के लॉ दिखा दूंगा, मास्टर्स हटा दूंगा, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सर अगर सेम टाइम करेंगे तो कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है कि मतलब। अभी रूल आया हुआ है, अभी रूल आ गया है, लास्ट 2 ईयर से रूल आया है कि एक साथ 2 डिग्री आप कर सकते हैं। अभी तक नहीं था, ठीक है, अभी तक ये इलीगल था। अभी ऐसा आ गया कि आप ग्रेजुएशन के ऊपर अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं तो एक साथ 2 डिग्री आप कर सकते हैं। अब इस मान लो कोई क्या बोलते हैं, फ्रेंच में डिप्लोमा कर रहा है, फ्रेंच लैंग्वेज में, अब वो पूरा डिप्लोमा में उसका टाइम वेस्ट हो, अच्छा तो नहीं है ना, एक दो और कर सकता है ना वो, ठीक है। तो ऐसे में रूल आ गया है कि यूजीसी ने रूल निकाल दिया है कि आप 2 या 3 जितने भी आप चाहें उतने आप कोर्सेज